हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे और वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बनिक रसायन में नामकरण। देखिए, जैसे हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसका एक बड़ा संस्कार होता है नामकरण करने का। नामकरण का अधिकार या तो मौसी के पास या बुआ के पास, दादी नानी, ये सब हम लोग इस टाइप से एक फंक्शन के थ्रू उसको परफॉर्म करते हैं। एक हमारे संस्कार है हिंदू सभ्यता में। तो वैसे ही किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नामकरण जो है, नामकरण या नॉमेनक्लेचर जो हो रहा है, वो अगर मुख्यतः देखा जाए तो हम किसी भी कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर दो टाइप से कर सकते हैं। देयर आर टू वे टू एक्सप्रेस द नेम ऑफ द कंपाउंड। पहला है कॉमन नेम और दूसरा है IUPAC नेम। ध्यान दीजिएगा, दो टाइप के नाम होते हैं। देयर आर टू नेम्स ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर हम लोग कॉमन नेम को कभी फॉलो नहीं करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि किसी भी कंपाउंड का अगर हम लोग कॉमन नेम यूज करेंगे तो कॉमन नेम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो प्लेस टू प्लेस, अगर हम जगह बदल रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं, तो उस जगह पे उस कंपाउंड को एक अलग नाम से जाना जाएगा और दूसरे एरिया में उसको अलग नाम से जाना जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर हम हिंदुस्तान के अंदर की बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड में नहीं जा रहे, अभी हम हिंदुस्तान के अंदर की बात कर रहे हैं, तो शायद आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो प्याज होता है उसको कांदा बोलते हैं। तो अगर मैं जाके तमिलनाडु में बोलूंगा कि मेरे को 1 किलो कांदा दीजिए, तो कोई समझ नहीं पाएगा कि ये क्या मांग रहा है। तो वैसे ही अगर हम कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं तो कॉमन नेम जो होंगे वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेंगे, वो बदल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में साइंटिस्टों ने एक कंडीशन डिसाइड की, एक तरीका निकाला जिससे कि हम ऐसा कोई नाम डिसाइड करें रूल के अकॉर्डिंगली कि पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में वो एक ही नाम से जाना जाए, जिसको हम बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC बेसिकली ये फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम डिसाइड होता है इसके अकॉर्डिंगली, वो रूल के अकॉर्डिंगली। तो ध्यान दीजिएगा, हम कॉमन नेम से नहीं नाम लिख रहे हैं और हम नाम लिख रहे हैं IUPAC से। तो इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में बैठाइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नॉमेनक्लेचर है, इट फॉलो द IUPAC नेम। अच्छा, IUPAC जो नेम है, IUPAC नेम के भी दो कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर को। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है हाइड्रोकार्बन, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, एंड सेकेंड इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप दूसरी कंडीशन है फंक्शनल ग्रुप। मतलब हम नॉमेनक्लेचर को, IUPAC नॉमेनक्लेचर को दो तरीके से कंसीडर करेंगे। एक है हाइड्रोकार्बन और दूसरा है फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन किसको बोल रहे हैं दोस्तों? हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं जो केवल दो ही तत्वों से, दो ही एलिमेंट से मिलकर फॉर्म हुआ है, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब सेकंड कंडीशन इधर आती है, वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? पहले तो आप इसको समझिए, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ एटम which governs the chemical property of the organic compound, that is called functional group। तो functional group परमाणुओं का ऐसा समूह है जो कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। ध्यान इस बात पे सबसे पहले ध्यान देना है कि द फंक्शनल ग्रुप विच गवर्न द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, वो रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। तो फंक्शनल ग्रुप, देयर आर मेनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एक पॉपुलर हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर ले, COOH। ये देखिए, ये ग्रुप ऑफ एटम है,
कार्बन 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन से मिल रहा है, जिसको कि हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। एक हमने ले लिया CHO, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इससे अलग होगी। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरी कर रही हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग है, हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग है। दोनों के रूल्स के अकॉर्डिंगली थोड़े थोड़े अलग अलग कंडीशंस है, जिसको कि हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। फिलहाल पहले हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर हम लोग IUPAC के अकॉर्डिंगली कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। कोई भी हाइड्रोकार्बन का जब नॉमेनक्लेचर करेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला जो रूल आता है, जिसको आपको सबसे पहले दिमाग में ध्यान में रखना है, वो है कि सबसे पहले जो भी आपको कंपाउंड या स्ट्रक्चर मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का या हाइड्रोकार्बन का, तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द पेरेंट चेन। सबसे पहला काम करना होगा, आपको पेरेंट चेन चुननी होगी। किसको बोलते हैं पेरेंट चेन? पेरेंट चेन किसी भी हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर में वो कार्बन की चेन होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग पेरेंट चेन। उसके साथ एक कंडीशन और अटैच है, वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे कार्बन की एक चेन बना रहा हूं, ये मैंने कार्बन की चेन बनाई हुई है। देखिए, अभी हमने बताया हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का, जिसमें 2 ही एलिमेंट होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। तो रेस्ट ऑफ द वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन। जैसे मैं यहां पे अगर मैं सेटिस्फाई करता हूं तो यहां पे मैं CH3 कर दूंगा, यहां पे CH2, यहां पे CH2, यहां पे CH2, यहां पे CH2 और यहां पे CH3। ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया हाइड्रोकार्बन का। पर मैं यहां पे केवल अभी आपको कार्बन से दिखा रहा हूं अपना समय बचाने के लिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप सारी चीजों को समझ पाएं। तो मैं केवल कार्बन ही यहां पे दिखाऊंगा अभी फिलहाल हाइड्रोकार्बन में। ऐसे स्ट्रक्चर को जो सिर्फ हम कार्बन से ही दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं उसमें वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं स्केलेटन ऑफ द स्ट्रक्चर। वो कंकाल है एक तरीके से संरचना का, स्केलेटन। जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन होता है, उसके बाद उसके ऊपर मांस और वो सब आएंगे तो एक शेप बनेगा, बाकी स्केलेटन तो सबके लिए कॉमन है। तो हम यहाँ पे स्केलेटन बनाएंगे स्ट्रक्चर का और उसको देखेंगे। तो जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो ये एक कार्बन की पेरेंट चेन हो गई इतनी लंबी, 1 2 3 4 5 6। तो हम बोलेंगे साहब ये 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, जो इस स्ट्रक्चर में सबसे लंबी दिखाई दे रही है। तो पेरेंट चेन की कंडीशन है वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। अब कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है कि इसके बीच में कोई दूसरा और एलिमेंट अटैच नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए अब मैंने नीचे दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, अब यहां पे मैंने मान लीजिए ऑक्सीजन को लगा दिया, तो मैं बोलूंगा ये चेन अब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 कार्बन के बाद बीच में ऑक्सीजन के आने से ये चेन जो है वो ब्रेक हो जा रही है, टूट जा रही है बीच में। तो ये पेरेंट चेन नहीं बन पाएगी इस तरीके से। पेरेंट चेन के लिए कंडीशन है कि वो हाइड्रोकार्बन में जब हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ना, हाइड्रोकार्बन में जब हम बात कर रहे हैं तो पेरेंट चेन वो चेन है जो पहली कंडीशन हमने लगाई जो कि लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, मतलब सतत होनी चाहिए, मतलब बीच में कोई दूसरे एलिमेंट अटैच नहीं होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है पेरेंट चेन की कि उसमें मैक्सिमम ब्रांचेस प्रेजेंट होनी चाहिए, शाखाएं लगी होनी चाहिए। अभी तो आप थ्योरेटिकली इसको केवल सुन लीजिए, मैं एग्जांपल से इन सारी चीजों को अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर में सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको यह करना है कि सबसे पहले आपको पेरेंट चेन चूज करनी है। जो पेरेंट चेन होगी वो सबसे लंबी होगी, जो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन है वो कॉन्टिन्यूअस होगी, मतलब उसमें बीच में कोई दूसरे एलिमेंट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे कुछ और नहीं लगे होने चाहिए। चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं चेन कंटिन्यूअस है, एक चेन एक श्रृंखला में है और वो है। और तीसरी कंडीशन है
कि वो उसमें मैक्सिमम ब्रांचेस प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मैक्सिमम ब्रांचेस वाला हम लोग एग्जांपल से कुछ देर बाद इस चीज को समझेंगे। तो पहला काम होता है हमारा पेरेंट चेन चूज करना। नॉमेनक्लेचर में 3 कंडीशन होती हैं, 3 स्टेप्स होती हैं, जिसमें पहला काम हमने पूरा किया, हमने चूज कर ली लॉन्गेस्ट चेन किसी भी स्ट्रक्चर में। ये हमारा पहला काम होता है। दूसरा काम होता है उस पेरेंट चेन में नंबरिंग करने का। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट यू फाइंड आउट द पेरेंट चेन, देन आफ्टर यू नंबरिंग द पेरेंट चेन। अब नंबरिंग कैसे करते हैं पेरेंट चेन में? नंबरिंग हमेशा किसी एक टर्मिनल से की जाती है। अब टर्मिनल बोलने का मतलब जो सबसे आखिरी वाला कार्बन होगा उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल, कोने वाला कार्बन। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया, सपोज कीजिए मैंने ये 5 कार्बन की चेन बनाई, तो इसमें ये कार्बन क्या होगा? टर्मिनल कार्बन होगा। ये कार्बन टर्मिनल कार्बन होगा। तो ये आप या तो इधर से नंबरिंग कर सकते हैं या तो आप इधर से नंबरिंग कर सकते हैं। तो पेरेंट चेन जब चूज कर लेते हैं हम, फर्स्ट हम जब हर्डल क्रॉस कर लेते हैं, तो सेकंड हमको करना होता है उस पेरेंट चेन पे नंबरिंग, और नंबरिंग हम लोग किसी एक टर्मिनल से करेंगे। पर क्या हम अभी तो हमने इस बहुत सिंपल स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, तो नंबरिंग करने के लिए हम एक रूल को फॉलो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल, नंबरिंग मस्ट बी ओबे द लोएस्ट लोकेंट रूल। ये लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है ये चीज आप समझेंगे। अब देखिए, लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट तो आप समझ रहे हैं, इस टर्म का मीनिंग समझ जा रहे हैं। लोएस्ट का मतलब कम हो गया, सबसे कम हो गया, है ना, मिनिमम हो गया, और रूल का मतलब भी समझ रहे हैं कि नियम हो गया। पर ये एक टर्म आपके सामने आया लोकेंट, ये क्या चीज होता है? ध्यान दीजिए, लोकेंट हम किसको बोल रहे हैं? ये ग्रीक वर्ड है, इसका हिंदी और इंग्लिश नहीं होगा। लोकेंट इज अ लोकेंट आपको बोले उसी टर्म में, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो, आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैंने एक चेन बनाई, ये मैंने कार्बन की एक चेन बना ली, ठीक। अब मेरे को करना क्या है? पेरेंट चेन चूज करना है। सबसे पहले पेरेंट चेन चूज करूंगा। पेरेंट चेन कितने कार्बन की बनेगी? तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं देखूं तो ये 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की इसमें पेरेंट चेन बन गई। तो 6 कार्बन की इसमें पेरेंट चेन है। ये पहला मेरा हर्डल क्रॉस हो गया कि मैंने पेरेंट चेन को चूज कर लिया। अब दूसरी जो कंडीशन है, वो दूसरी कंडीशन ये है कि मुझे क्या करना है? अब इसके ऊपर नंबरिंग करनी है। और मैंने आपको बताया नंबरिंग जब भी हम लोग करेंगे तो किसी ना किसी एक टर्मिनल से करेंगे। तो पेरेंट चेन का एक तो ये टर्मिनल हो सकता है, एक तो ये टर्मिनल हो सकता है। तो मैं क्या दोनों में से कहीं से भी कर सकता हूं? जी नहीं। अब मैं क्या करूंगा? एक टेक्निक को फॉलो करूंगा जिसको मैंने अभी आपको लिखाया, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे। तो पहले तो लोकेंट टर्म को समझ लें, फिर उसके बाद लोएस्ट लोकेंट को हम आसानी से समझ पाएंगे। तो लोकेंट क्या होता है? तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में लोकेंट पेरेंट चेन का वो कार्बन होता है जहां से ब्रांच अटैच होती है। ध्यान से सुनिएगा, लोकेंट पेरेंट चेन का वो कार्बन होता है। जैसे मैंने ये पेरेंट चेन चूज कर ली, तो मैंने इसको आपकी सुविधा के लिए इसको बॉक्स में क्लोज कर दिया। तो जिस कार्बन चेन को मैंने बॉक्स में क्लोज किया हुआ है वो बन गई है अब हमारे लिए पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन का वो कार्बन जहां से ब्रांच अटैच हो रही है, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे लोकेंट। तो इसमें ये वाला कार्बन लोकेंट है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन लोकेंट नहीं है, क्योंकि ये इससे ब्रांच अटैच नहीं है, ये ब्रांच लगी हुई है। जो चीज बाहर छूट गई इस बॉक्स के वो ब्रांच है। तो इसमें ये एक कार्बन की ब्रांच लगी हुई है और जिस कार्बन से अटैच है, अगर ये ब्रांच यहां से उठ के अगर ये ऐसे हो जाती तो अब आपका ये कार्बन लोकेंट बन जाता, फिर ये नहीं रहता। मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि लोकेंट क्या हो रहा है। ठीक है सर, तो अब हमारे पास ये समझ में आ गया कि हमारे पास लोकेंट क्या हो रहा है, ये हम समझ गए। मैं पुराना ओरिजिनल स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं फिर से। तो ये हमारा पेरेंट चेन बना और ये कार्बन हमारा लोकेंट बन गया, ये आप समझ गए। तो अब आते हैं
दूसरी कंडीशन में कि ये लोएस्ट लोकेंट रूल क्या चीज है। लोएस्ट लोकेंट रूल ये बोलता है कि आप जब भी नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन में तो आप दोनों टर्मिनेशन से नंबरिंग कर सकते हैं या करके देखेंगे। आप उधर से देखेंगे, उस नंबरिंग को आप सही मानेंगे जहां से लोकेंट वाले कार्बन को मिनिमम नंबर अलॉट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूं, पहले सपोज कीजिए मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पे मेरे लोकेंट वाले कार्बन को कौन सा नंबर मिला, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, उसको 3rd नंबर मिला। अब अगर सपोज कीजिए मैं इधर से नंबरिंग करता, मैं ऊपर लिख रहा हूं उस नंबरिंग को 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो मेरे लोकेंट वाले कार्बन को मिल रहा है 4th नंबर। इसका मतलब है कि इधर से नंबरिंग का जो तरीका था मेरा, या इस टर्मिनेशन से जो नंबरिंग का तरीका था मेरा, वो गलत है, क्योंकि यहां से उसको ज्यादा नंबर अलॉट हो रहे हैं और इधर से आप आएंगे तो 3rd कार्बन पे नंबर अलॉट हो रहा है। इसका मतलब है आपको लोएस्ट लोकेंट को चूज करना है। तो टर्मिनेशन से नंबरिंग करना के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन आपके दिमाग में ये समझ में आ गई कि फर्स्ट यू चूज द पेरेंट चेन। पहला काम है पेरेंट चेन चूज करना जो सबसे लॉन्गेस्ट होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। हमने 2 अभी इसमें कंडीशन देखी, एक कंडीशन अभी भी हमारे पास स्टैंड बाय पे है और वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस वाली होगी वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो पहली कंडीशन समझ गए हम कि पेरेंट चेन चूज कर लिया। दूसरा है उस पेरेंट चेन पे नंबरिंग करने का, और नंबरिंग हम लोग किस कंडीशन पे कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल को ओबे करके। और लोएस्ट लोकेंट रूल ये बोलता है कि आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से लोकेंट वाले कार्बन को मिनिमम नंबर अलॉट हो। नंबरिंग आप टर्मिनेशन से ही करेंगे ना, ध्यान रखिएगा। पेरेंट चेन कहीं 20 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा टर्मिनेशन से स्टार्ट करेंगे और एक टर्मिनेशन से दूसरे टर्मिनेशन तक जाएंगे पेरेंट चेन के। और बीच में जो लोकेंट होंगे उनको नंबरिंग में, ड्यूरिंग द नंबरिंग उनको मिनिमम नंबर अलॉट होना चाहिए। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? मेरे ख्याल से आप बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अब लोएस्ट लोकेंट रूल की 2-3 कंडीशंस और हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर में लोएस्ट लोकेंट रूल डिसओबे हो जाए तो क्या करेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया। सपोज कीजिए ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब आप अगर गौर से देखें, ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। अगर आप इसको गौर से देखें तो मैं यहां से अगर मान लीजिए नंबरिंग करता, यहां से नंबरिंग करता, सपोज कीजिए इस टर्मिनेशन से मैं नंबरिंग कर रहा हूं, तो यहां से मैं नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन आते। अगर मैं मान लीजिए लोकेंट देखता यहां, तो लोकेंट कौन कौन से हैं अगर आप गौर से देखिए तो एक तो ये लोकेंट है 5वें नंबर वाला कार्बन, और एक यहां पे एक लोकेंट है जो दूसरे नंबर वाला कार्बन है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल अब ये बोलता है कि आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से लोकेंट मिनिमम हो। पर हमने यहां इस स्ट्रक्चर में एक चेंज कर दिया है, और वो चेंज ये किया है कि हमने एक से ज्यादा ब्रांचेस लगा रखी हैं। आप टोटल देखिए तो 3 ब्रांचेस लगी, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो आपके पास 3 ब्रांचेस हो गए। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी लोकेंट्स हैं उन सब को आप क्या करिएगा, उनकी वैल्यूज को ऐड कर दीजिएगा। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं ऐड करूं इनकी वैल्यूज को तो पहला लोकेंट मेरा दूसरे कार्बन पे मिल रहा है 2 हो गया, प्लस अब दूसरा लोकेंट मिल रहा है मेरे को 5वें कार्बन पे, पर 5वें कार्बन पे सिर्फ एक ब्रांच नहीं है, 2 ब्रांचेस लगी है। ध्यान दीजिए उसी कार्बन पे 2 ब्रांच है, तो ये लोकेंट मेरा क्या होगा,
2 बार काउंट होगा एडिशन में। ध्यान दीजिएगा, लोएस्ट लोकेंट रूल ये बोलता है कि आप लोकेंट का सम करेंगे और जहां से लोकेंट का सम मिनिमम आएगा आप वहां से नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। अगर एक ही लोकेंट है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उधर जिस टर्मिनल से नंबरिंग करते आ रहे हैं वहां देखिए लोकेंट को अगर मिनिमम नंबर अलॉट होता है तो आप वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिएगा पेरेंट चेन में। पर अगर आपके पास एक से ज्यादा लोकेंट्स प्रेजेंट है तो आप नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है कि सारे के सारे लोकेंट का अगर हम सम करें तो वो मिनिमम वैल्यू वहां पे आए। अब अभी मैंने ये जो एग्जांपल लिया है थोड़ा सा अलग लिया है, यहां पे मेरा लोएस्ट लोकेंट रूल ओबे नहीं हो रहा है। जब लोएस्ट लोकेंट रूल ओबे नहीं होगा तब क्या करेंगे, उस कंडीशन को मैंने यहां पे आपके सामने रखा हुआ है। अगर आप गौर से देखिए तो मैंने इधर से जो नंबरिंग की इसको दिया सेकंड नंबर, तो ये लोकेंट था मेरा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया लोकेंट वो कार्बन होता है पेरेंट चेन का जहां से ब्रांच अटैच होती है। और यहां पहुंचा 5वें कार्बन पे, ये भी एक लोकेंट है क्योंकि यहां भी ब्रांच लगी है पर यहां पे 2 ब्रांचेस लगी हैं। तो ये जो लोकेंट है, ये जो कार्बन है 5वें नंबर वाला जो लोकेंट बन रहा है, ये हमारे उसमें 2 बार काउंट होगा रूल में, क्योंकि 2 ब्रांचेस है। ये एक ही बार काउंट हुआ देखिए 2, पर ये 5 + 5 हुआ, 2 बार काउंट हुआ और 2 बार ऐड होगा। तो अगर इन सबको मैं सम करूं तो यहां से मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब अगर मैं इधर से चलता, सपोज कर लीजिए मैं इधर से नंबरिंग करता हूं इसको, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं अगर यहां से काउंट करता तो यहां से तीसरा कार्बन अब इधर से लोकेंट बन गया यहां पे, तो क्या होता है यहां पे 3 + 3, क्योंकि ये 2 बार आता है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं। और आगे चलूंगा तो 4 5 और 6। अभी मैं ऊपर वाली नंबरिंग दिखा रहा हूं ना, आपको ध्यान दीजिएगा। तो ये 6, तो यहां पे आ जाता है +6, ये वाला कार्बन लोकेंट है आपका। इधर से सेकंड नंबर पे था, इधर से ऊपर से 6 नंबर पे हो गया नंबर। अब मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप देख रहे हैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तो यहां से भी आ जा रहा है 12, यहां से भी 12 आ रहा था और यहां से भी 12 आ रहा था। अब कैंडिडेट को यह कंफ्यूजन होगा कि यहां तो लोएस्ट लोकेंट रूल ओबे ही नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों टर्मिनेशन से नंबरिंग करने से लोकेंट का सम जो आ रहा है, उसका जो योग आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम नंबरिंग की सही डायरेक्शन या सही तरीका क्या मानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसी कंडीशन आपके सामने बन जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने बन जाए तो जो पहला लोकेंट है, जो फर्स्ट लोकेंट आपका, ये फर्स्ट लोकेंट बना, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो यहां पे जो पहला लोकेंट है वो 3 है और यहां पे पहला लोकेंट जो है वो 2 है। तो नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से करेंगे। ये नंबरिंग का तरीका गलत है। तो अगर लोएस्ट लोकेंट रूल किसी भी स्ट्रक्चर में डिसओबे हो जाए, डिसओबे होने का मतलब है कि दोनों साइड से इक्वल नंबर आ जाएं लोकेंट के सम के, उसके जोड़ की वैल्यू बराबर आ जाए, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं 12 इधर से भी आ रहा है और 12 इधर से भी आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आप पहला लोकेंट देखेंगे कि किस तरफ से मिनिमम वैल्यू के साथ प्रेजेंट था। तो यहां से देख रहे हैं पहला लोकेंट 2 है, इसमें पहला लोकेंट 3 आ रहा है। इसी कारण ये जो नंबरिंग का तरीका था ये गलत था, नंबरिंग का तरीका ये सही होगा। मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब मित्रों आगे चलते हैं और कुछ कंडीशंस और देखते हैं। इसमें हमारे केमिस्ट्री में ये शायद आपको पता हो कि जो IUPAC नॉमेनक्लेचर हम जो कर रहे हैं ये एक्चुअली में ग्रीक टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड है, लैटिन भाषा पे आधारित है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी में 1 2 3 4 ऐसा बोलते थे, पर हमारे केमिस्ट्री में यहाँ पे अगर 1 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे मिथ, अगर 2 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे इथ, 3 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे ब्यूट, लाइक दिस। फिर 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो नोन और 10 कार्बन होगा तो डेक।
इस तरीके से 10 कार्बन तक का हम लोग नाम जो है ये ग्रीक वर्ड के आधार पे लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू लैटिन भाषा में लिखा गया है, ग्रीक टर्मिनोलॉजी है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ये 10 कार्बन तक के। और अगर इससे आगे चलना है तो वो भी है, जैसे मैं बोलूंगा 12, तो 12 को कैसे पढ़ूंगा मैं ग्रीक वर्ड में, तो पढ़ूंगा डेक इथ, तो ये हो जाएगा 12। अगर मुझे पढ़ना है 54 तो क्या पढ़ूंगा पेंटाडेक ब्यूट, मतलब ये हो जाएगा 50। खैर उतने लंबे तो आपको जाने की जरूरत नहीं, अप टू 10 तक में आपको जरूरत पड़ती है, चाहे हम लोग नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम लोग एसीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम लोग और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारी जगहों में इस्तेमाल होता है। क्योंकि नॉमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि जिसके बिना आप कभी भी कंपाउंड के आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को वो नहीं कर पाएंगे, तो पहले तो नॉमेनक्लेचर को सीखना बहुत जरूरी है। तो हमने पहला हर्डल क्रॉस किया, पेरेंट चेन चूज की, दूसरे हर्डल पे आ गए हम लोग नंबरिंग करने के, और नंबरिंग करने के लिए हमको ओबे करना होगा लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल ये बोलता है कि जहां से ब्रांच अटैच होती है उस कार्बन को हम लोकेंट बोल रहे हैं, और लोकेंट का सम करके देखेंगे, उनको जोड़ के देखेंगे, और जिधर से जोड़ कम आएगा, जिधर से उसकी एडेड वैल्यू मिनिमम आएगी, हम वहां से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। पर अगर कभी लोएस्ट लोकेंट रूल डिसओबे होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस पहले लोकेंट का जो मिनिमम वैल्यू है उसको लेके आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि हमने कुछ देर पहले आपको एग्जांपल से दिखाया। अब एक और कंडीशन है जिसको कि आपको समझना है। अगर मान लेता हूं मैं एक स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, मैं स्केलेटन ऑफ द स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं बार बार। अगर सपोज कीजिए ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक, यहां मैं लिख दे रहा हूं मिथाइल और यहां पे लिख दे रहा हूं मैं इथाइल। ये 2 कार्बन का है तो ये इथाइल हो गया। अब आप देखिए इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन की बनेगी, पेरेंट चेन बनेगी वही जो आ रही थी, जो इतनी लंबी है। ये तो आपके समझ में क्लियर हो गया कि पेरेंट चेन हमने चूज कर ली। अब आपके पास फिर वही कंडीशन बनेगी कि आपके पास 2 टर्मिनेशन आएंगे, ये और ये, तो आपको एक्चुअली में किस टर्मिनेशन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो फिर वही कंडीशन, अगर सपोज कीजिए कि मैंने इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से की तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास 2 लोकेंट आ रहे हैं। एक तो ये लोकेंट है जिसको मैंने सर्कल बना के दिखाया, और दूसरा ये लोकेंट है जिसको मैंने सर्कल बना के दिखाया क्योंकि यहां से ब्रांच अटैच है। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो लोकेंट आता पहला 3rd तीसरे पे, और दूसरा आ रहा है 5, तो यहां से लोकेंट का सम कितना हो गया 8। अगर मैं इधर से चलता तो आप देखिए ऊपर वाली जो नंबरिंग हमने कर रखी है, तो यहां से भी वही कंडीशन आ रही है, 3 + 5 मतलब = 8। मतलब दोनों साइड से लोकेंट का सम सेम आ रहा है। मतलब एक तरीके से यूं बोल सकते हैं कि लोएस्ट लोकेंट रूल यहां पे ओबे नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको तो वहां से नंबरिंग करनी थी जहां से मिनिमम होता, तो मिनिमम तो हो ही नहीं पा रहा है, दोनों बराबर हो जा रहे हैं। तब क्या करेंगे आप, इस कंडीशन में भी एक रूल है जिसको आपको दिमाग में रखना है। आप नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच का जो नेम लिखेंगे हम लोग उसका पहला अल्फाबेट मिनिमम होना चाहिए, वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब कैसे, जैसे यहां पे ब्रांच कितने कार्बन की आपको दिखाई दे रही है, 2 कार्बन की, तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, इथ। यहां पे ब्रांच कितने कार्बन की दिखाई दे रही है, 1 कार्बन की, तो 1 कार्बन के लिए हम लोग जो नाम लिखते थे वो क्या थी, मिथ। तो आप देखिए इसका पहला अल्फाबेट ई है और इसका पहला अल्फाबेट एम है, तो आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से मिनिमम अल्फाबेट वाले ब्रांच को मिनिमम नंबर अलॉट हो। मतलब आपको नंबरिंग यहां से करनी है, क्योंकि मिनिमम नंबर वाले अल्फाबेट को 3 मिल रहा है और इधर 5 मिल रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता आता तो इस मिनिमम वाले को 5 मिल जाता और इधर इसको 3 मिल जाता। तो आपको अब क्या करना है, नेम का पहला अल्फाबेट देखना है, उस ब्रांच के नेम का जो मिनिमम होगा उसको मिनिमम नंबर अलॉट होना चाहिए। तो आपको उधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी जहां से उसको मिनिमम नंबर अलॉट हो। मतलब ई वाले को 3 मिलना चाहिए और एम वाले को 5। अगर मैं इधर से देखता तो ई वाले को कितना मिल जाता, 5 मिलता, जो कि गलत है। तो इधर से नंबरिंग गलत है।
ये रूल आप तभी ओबे करेंगे जब लोएस्ट लोकेंट रूल ओबे नहीं हो रहा हो, आपको लोकेंट का सम दोनों डायरेक्शन से क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तब ये काम करेंगे। नहीं तो सबसे पहले तो लोएस्ट लोकेंट रूल को ओबे करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। आपको उधर से नंबरिंग करनी है जहां से आपका ब्रांच नियरेस्ट पड़ रही हो। तो यहां से ब्रांच नियरेस्ट दोनों साइड से इक्वल पड़ रही थी, तभी आपको यह काम करना पड़ा। तो आपने दो इसके अपवाद देख लिए, दो एबनॉर्मलिटी देख ली जो लोएस्ट लोकेंट रूल की होती है। पहली कि अगर लोएस्ट लोकेंट रूल ओबे नहीं हो रहा है तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा लोकेंट का नंबर मिनिमम आए, पहला वाला, जैसा कि हमने अभी 3, 3, 5 और 2, 2, 6 वाला जो दिखाया था इससे जस्ट पहले, आपने उसको समझा। और दूसरी कंडीशन है कि अगर दोनों साइड से जब ब्रांच मतलब जब बराबर हो जा रही हैं, दोनों साइड से लोकेंट का सम इक्वल आ रहा है, तो आप वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रांच का नेम जो है उसका पहला अल्फाबेट जो है वो मिनिमम होना चाहिए, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। जैसा कि यहां देख रहे हैं आप, इथाइल में ई से शुरू हो रहा है, उसको हमने 3 दिया और इसको 5 दिया, जबकि उल्टा करते तो इसको 3 आ जाता और इसको 5 आता, जो कि गलत होता। तो मेरे हिसाब से आप ये दोनों चीजें समझ गए होंगे कि जब लोएस्ट लोकेंट रूल डिसओबे हो तब हम लोग कैसे काम करेंगे। अब तीसरी कंडीशन आती है इसमें, अब आती है बात इसके नेम लिखने की। अब किसी भी स्ट्रक्चर का, जो हाइड्रोकार्बन का, जब हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो हम दो चीजें तो बिल्कुल ओबे कर रहे हैं, जिसको हमने आपको बताया। फर्स्ट यू चूज द पेरेंट चेन और देन आफ्टर यू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम टर्मिनेशन, आप टर्मिनेशन से नंबरिंग करेंगे और अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल, हम लोएस्ट लोकेंट रूल को ओबे करते हुए नंबरिंग करेंगे। ये दो चीजें आप ये समझ गए। अब उसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, नाम लिखते समय हम लोग 3 कंडीशन को फॉलो करते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं ब्रांच का नेम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ब्रांच का नेम। ब्रांच का नेम हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और ब्रांच का नेम भी हम लोग अकॉर्डिंग टू लोकेंट लिखेंगे, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोकेंट पे। ध्यान दीजिएगा, तो वो कैसे होगा, वो सारी चीजें अभी हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन पे जाएंगे। जैसे सपोज कर लेता हूं, मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने। तो इसमें सबसे पहला काम होगा मुझे पेरेंट चेन चूज करना। पेरेंट चेन आप ऐसा भी चूज कर सकते हैं सीधे, और यहां नीचे भी आ सकते हैं, दोनों ही कंडीशन सेम है। मैं फिलहाल अभी सीधा ले लेता हूं, जिसको मैं बॉक्स में क्लोज कर दे रहा हूं। सपोज कीजिए ये मैंने ले लिया, ये बन गई पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन कितने कार्बन की बन गई? यहां पे 3 कार्बन की बन गई। अब मुझे इसके ऊपर नंबरिंग करनी है। फिलहाल मैं नंबरिंग मैं कहीं से भी कर सकता हूं। यहां पे क्यों मैं कहीं से भी कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि मेरे पास में लोकेंट जो है ये है कार्बन, जो दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस में है। पर अगर मैं एक कार्बन यहां पे और बढ़ा दूं, सपोज कीजिए मैं ऐसा कर दूं, अब तो क्या मैं नंबरिंग अब इधर से कर सकता हूं या इधर से कर सकता हूं? आपको मालूम है नंबरिंग मुझे अब इधर से करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस लोकेंट को मिनिमम नंबर अलॉट होना चाहिए लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली। तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1, 2, 3, 4, मतलब मेरी पेरेंट चेन हो गई 4 कार्बन की। ये मुझे पता चल गया। और नंबरिंग भी मैंने इधर से की क्योंकि मुझे इसको मिनिमम नंबर देना था। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो 1, 2, 3 तीसरे कार्बन पे आता लोकेंट, जो कि बड़ा हो जाता। मुझे लोएस्ट नंबर देखना है, तो ये मैंने नंबरिंग कर दी। अब इसमें नाम लिखने की बात आती है। तो नाम लिखते समय IUPAC आप सबसे पहले ब्रांच का नेम लिखते हैं, नेम ऑफ द ब्रांचेस। यहां तो फिलहाल एक ही ब्रांच है, अगर और भी होती तो मैं उसमें और कॉम्प्लिकेशन में पहुंचूंगा अभी कुछ देर बाद धीरे धीरे। तो सबसे पहले आपको ब्रांच का नेम लिखना है, और उस ब्रांच का नेम लिखते समय उसके लोकेंट को भी आपको शो करना है। कैसे, मैं दिखाता हूं। यहां पे लिखेंगे 2, क्योंकि ये लोकेंट था आपका, मैंने 2 लिखा। और इस ब्रांच कितने कार्बन की है? 1 कार्बन की। तो 1 कार्बन के लिए हमारे ग्रीक में जो वर्ड होता है वो होता है मिथ। अब चूंकि ये कार्बन ब्रांच में है तो उसके साथ हम लोग सफिक्स लगाते हैं YL। ध्यान दीजिएगा, ब्रांच में जितने भी कार्बन की ब्रांच होगी उसके नेम के साथ हम लोग YL सफिक्स लगाएंगे। तो जो हम लोग ये पहले कुछ देर पहले देख रहे थे मिथ, इथ, इसको हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। तो इस वर्ड के साथ आप क्या करेंगे? YL सफिक्स लगा के प्रोनाउंस करेंगे और लिखेंगे। तो मैंने मिथ नहीं लिखा, यहां पे लिखा मिथाइल। तो ये जो थी ये ब्रांच थी,
और ब्रांच के साथ मैंने YL को ऐड किया। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे विथ लोकेंट लिखेंगे। ध्यान दीजिए मैंने लोकेंट भी लिखा है, और लोकेंट और नेम के बीच में मतलब नंबर और वर्ड के बीच में हमेशा एक हाइफन इंसर्ट करेंगे। ये देखिए जो मैंने कर रखा है हाइफन इंसर्ट। अब ये हो गया 2 मिथाइल। अब इसके बाद मैं लिखूंगा पेरेंट चेन का नाम। तो पेरेंट चेन कितने कार्बन की बन रही है? 4 कार्बन की, तो उसके लिए मैंने लिख दिया ब्यूट। अब इस पेरेंट चेन के साथ सफिक्स लगाएंगे हम लोग ANE। ध्यान दीजिएगा ये सफिक्स लगाएंगे ANE, यहां सफिक्स लगाते थे YL। तो ब्रांच के रूट वर्ड के साथ YL सफिक्स लगेगा, पेरेंट चेन के रूट वर्ड के साथ ANE सफिक्स लगेगा। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। हम पढ़ेंगे इसको 2 मिथाइल ब्यूटेन। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ पा गए होंगे। अब मैं चलता हूं थोड़ा और आगे और कुछ कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग यहां पे देखते हैं। अगर एक से ज्यादा ब्रांच प्रेजेंट है किसी स्ट्रक्चर में, हाइड्रोकार्बन में एक से ज्यादा ब्रांच प्रेजेंट है, तो हम उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ब्रांच का ही नेम लिखना है विथ लोकेंट, और उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में फॉलो करेंगे अगर एक से ज्यादा ब्रांच है और वो भी डिफरेंट। तो सपोज कीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर ये बनाया, इसमें पेरेंट चेन बन गई है सीधी सी। अब नंबरिंग करना है तो मैंने यहां पे लोएस्ट लोकेंट रूल ओबे नहीं होगा, अभी कुछ देर पहले बताया था स्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस है 1 2 3 4 5, इधर से 8 हो जाएगा, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से भी 8 हो जाएगा। तो मैंने बताया था नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से अल्फाबेट, पहला अल्फाबेट जो मिनिमम है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो ये 2 कार्बन की ब्रांच है, इसके लिए हम लोग क्या नाम लिखते हैं? इथ। तो ई से आता है तो इसको मिनिमम नंबर मिलेगा, इसी कारण मैंने यहां से नंबरिंग की। ये कुछ देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इसी कारण मैं इसको अब ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहा हूं। अब मैं सीधा नंबरिंग कर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने इधर से नंबरिंग क्यों की वो मैं आपको कुछ देर पहले बताया था मैंने। अब ये हो गया, इसके ऊपर नंबरिंग कर दी। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। तो इसमें 2 ब्रांचेस हैं, एक ये और एक ये, एक इथ और एक मिथ। तो इन दोनों को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे विथ लोकेंट। मतलब मैं यहां लिखूंगा 3 इथाइल, जो कि ब्रांच में है तो मैंने YL लगाया, फिर 5 मिथाइल, जो कि ये कार्बन की ब्रांच है, और फिर लिखूंगा पेरेंट चेन के कार्बन, जो कितने कार्बन है? 7। तो उसके लिए मैंने लिख दिया हेप्ट, और उसके साथ सफिक्स क्या लगाऊंगा? अभी कुछ देर पहले बताया मैंने आपको ANE। तो इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम हो गया 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ध्यान दीजिएगा इसका नाम हो गया, ये मैंने अल्फाबेट फॉलो किया है, ध्यान दीजिए ये और ये। पहले मैंने E को लिखा है, विथ लोकेंट लिखा है, और फिर M को लिखा है, विथ लोकेंट लिखा है। आपको लोकेंट की पोजीशन बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपको लोकेंट अभी कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक लोकेंट है और ये एक लोकेंट ये है, जहां से ब्रांच अटैच होती है वो लोकेंट होते हैं। मेरे इस ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थोड़े से और कॉम्प्लिकेशन की ओर कि वो कैसे होगा। अगर मान लीजिए एक ही टाइप की ब्रांचेस कई बार रिपीट हो रही है स्ट्रक्चर में, तब क्या करेंगे? सपोज कर लीजिए एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया जिसमें मैंने 3 ब्रांचेस ले ली, और ये तीनों ब्रांचेस जो हो रही हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये तीनों ब्रांचेस एक ही टाइप की हैं। तो सबसे पहला काम कि मुझे पेरेंट चेन चूज करनी पड़ेगी। तो पेरेंट चेन कितने कार्बन की बन रही है? पेरेंट चेन बनेगी तो मैं काउंट कर लूंगा, ये बन गई पेरेंट चेन पूरी की पूरी, जिसको मैंने बॉक्स में क्लोज किया हुआ है, सेपरेट कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो ये बन गई पेरेंट चेन। अब बात आती है इस पे नंबरिंग करने की। तो यहां नंबरिंग मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लोकेंट, ये लोकेंट, ये लोकेंट और ये, इसमें 3 लोकेंट है। तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लोकेंट का सम करूंगा तो 2 3 4, तो 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 होगा यहां से। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो 1 2 3 इसको आता तो 3 4 और 5 हो जाता, तो +4 + 5 हो जाता। तो यहां से देखेंगे तो यहां से 12 हो जाएगा। तो ये आपका ज्यादा हो जाएगा, इसी कारण मैंने इधर से नंबरिंग नहीं की। मैंने उस चीज को भी यहाँ पे शॉर्ट में ही बता दिया आपको, डायरेक्ट मैंने इधर से नंबरिंग कर दी, क्योंकि मैंने फॉलो किया लोएस्ट लोकेंट रूल। अब बात आती है इसके नाम लिखने की। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक ही टाइप के
स्ट्रक्चर या एक ही टाइप की ब्रांचेस अगर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं तो उनको हम लोग एक साथ लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, और उनके लोकेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब मैं लिखूंगा 2 3 4, ये मैंने लिखे 3 एक साथ लिखा, और चूंकि ये स्ट्रक्चर 3 बार रिपीट हुआ है उसमें ब्रांच, तो मैं यहां पे लगाऊंगा ट्राई। ट्राई मतलब 3 बार रिपीट हुआ है, और वो कितने कार्बन की ब्रांच है? 1 कार्बन की। तो उसके लिए मैं रूट वर्ड क्या लिखूंगा? मिथ। चूंकि वो ब्रांच में है तो उसके साथ मैं क्या सफिक्स लगाऊंगा? YL। तो ये बन जाएगा मिथाइल। और अब मैं पेरेंट चेन का नाम लिखूंगा। पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की, तो मैंने हेक्स लिखा। अब उसके साथ मैं सफिक्स क्या जोड़ दूंगा? ANE। तो ये बन गया इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम 2,3,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। तो ये जो 3 बार, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल, नहीं। अगर एक ही टाइप की ब्रांचेस हैं तो वो एक साथ लिखी जाएगी। उसको डाई ट्राई टेट्रा करके जितनी बार रिपीट हो रही होगी उसको स्ट्रक्चर, वो उतनी बार हम लोग उसको इस टाइप से लिखेंगे, बट लोकेंट के साथ लिखेंगे, और लोकेंट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ध्यान दीजिए। और उसके बाद हाइफन लगाएंगे। ये रूल है, जब भी फिगर और वर्ड के बीच में हमेशा हाइफन आएगा। उसकी वजह है, उसका कारण यह है कि पूरा का पूरा IUPAC नेम एक वर्ड है, सेंटेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात ये दिमाग में रखिए, IUPAC नेम इज अ वन वर्ड, नॉट सेंटेंस। अगर मैं 10 लाइन का भी IUPAC नाम लिखूंगा तो वो एक वर्ड माना जाएगा। कैसे? अब इसको थोड़ा समझ लें। सेंटेंस की डेफिनेशन हमारे अंग्रेजी में क्या होती थी? अगर मैं इंग्लिश में जाके सेंटेंस की डेफिनेशन बताता तो हम लोग पढ़ते थे अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच क्रिएट सम मीनिंग। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, ध्यान दीजिएगा, वो कहलाता था सेंटेंस। अगर मैं गौर से देखूं तो ये जो चीज लिखी हुई है आपके सामने, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। मीनिंग क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि ये एक रूल के अकॉर्डिंगली हो रहा है, और जो उस रूल को जानता होगा वही समझ पाएगा, वही डिकोड कर पाएगा। तो ये कोड वर्ड में है, समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसी कारण IUPAC नेम में हम कहीं भी स्पेस नहीं देते हैं, कंटिन्यूएशन में लिखेंगे, और जहां पे स्पेस आ रहा है वहां पे एक हाइफन करके उस कैरेक्टर को क्या कर लेंगे? फिलअप कर लेंगे, और जिसके बाद कॉमा लगाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार ऐसा दे दे ऑप्शन में आपको कि इसका IUPAC नेम, एक बार ये हाइफन हटा दे और ऐसा दे दे IUPAC नेम 243, देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, और एक में हाइफन लगा हो। तो कैंडिडेट अगर थोड़ा सा भी चूक जाएगा तो उसको लगेगा कि यार पहले वाला नाम भी तो सही था, अब ये नाम में क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसने स्पेस को क्या करके रखा है? फिलअप करके रखा हुआ है। क्योंकि जब वर्ड और फिगर में जब भी आएगा डिफरेंस तो उसमें हम लोग हाइफन लगा के उसको ब्लॉक करेंगे, उसको लिखेंगे। ये नियम होता है। मेरे हिसाब से आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। अब बात आती है एक और प्रॉब्लम को हैंडल करने की। वो ये था कि जो हमने आपको जब स्टार्टिंग बताया कि पेरेंट चूज को चेन को चूज करने के 3 तरीके थे। पहला तरीका ये था कि आप पेरेंट चेन उसको मानते जो लॉन्गेस्ट थी, दूसरा वो था जो कंटिन्यूअस थी, और तीसरा जो कैरेक्टर रह गया था कि पेरेंट चेन वो होती है जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस होती है। अब वो देखिए कि वो कैसे यहां पे काम करेगी। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप पेरेंट चेन किसको चूज करेंगे। सपोज कीजिए ये मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अगर आप देखें कि पेरेंट चेन यहां देखते तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन रही है। अगर इधर से चलता तो 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 कार्बन की बन रही है। तो अब आप पेरेंट चेन सीधी वाली लेंगे या इधर वाली लेंगे? अगर मैं सीधी वाली पेरेंट चेन लेता, अभी सपोज कीजिए, मैं इसको बॉक्स में क्लोज कर रहा हूं जो गलत है पर आपके दिखाने के लिए, अगर मैं इसको लेता तो आप बताइए इसमें कितनी ब्रांचेस दिखाई दे रही है? जितने लोकेंट होंगे उतनी ब्रांचेस होंगी। तो यहां पे लोकेंट कितना दिखाई दिया? मात्र एक। ये एक लोकेंट है, ठीक। ये बात अभी तक दिमाग में बैठाइए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा। अब अगर मान लीजिए मैं नीचे आ जाता, अगर मैं यहां से इसको ले लेता पेरेंट चेन, क्योंकि अभी भी ये 7 कार्बन की बन रही है, गौर से देखिए तो 1 2 3 4 सॉरी 6 कार्बन कर रही है, 5 6, इधर भी 6 कार्बन की बन रही थी। पर अगर नीचे आ जाता हूं मैं तो मेरे पास ये तो लोकेंट होता ही होता, क्योंकि इधर एक ब्रांच लगी हुई है, और ये भी अब लोकेंट आपको मिल गया जहां से ब्रांच लगी हुई है।
तो आपके पास इधर 2 लोकेंट आ गए और सीधा जाने पर एक ही लोकेंट आ रहा था, मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस कम आ रही थी अगर आप सीधा पेरेंट चेन को चूज करते, और अगर आप नीचे आ जा रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जा रही हैं। तो जो हमने आपको एक लास्ट पॉइंट बताया था, पेरेंट चेन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होती है। पर ये जो कंडीशन है इसको आप कब अप्लाई करेंगे? उसको आप तब अप्लाई करेंगे जब एक ही स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा इक्वल नंबर की पेरेंट चेन प्रेजेंट हो या लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट हो। जैसा कि आपने अभी देखा, पेरेंट चेन तो नहीं बोलेंगे उसको, लॉन्गेस्ट चेन बोलना ज्यादा बेहतर होगा, कि जैसे हम सीधा जाते तो भी 6 कार्बन आ रहे थे, नीचे आ गए तब भी 6 कार्बन आ रहे हैं, मतलब इस स्ट्रक्चर में जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 6 कार्बन की है। पर हमने चुना इस वाले 6 कार्बन को, सीधे वाले को नहीं चुना, क्योंकि पेरेंट चेन चूज करने का एक रूल ये भी है कि जब एक स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट होंगी तो पेरेंट चेन वो बनेगी जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस ज्यादा हो। आई होप आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी स्ट्रक्चर में मान लीजिए मैं नंबरिंग करूं, तो नंबरिंग करना बहुत आसान है। नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करूंगा 1, क्योंकि मुझे लोकेंट यहां पे मिल रहा है 3, 4, 5, 6, यहां पे लोकेंट मिनिमम हो रहा है 2 + 2 और +3 मतलब 7 हो जा रहा है। और अगर मैं इधर से आता तो 1, 2, 3, 4 आता, और इधर 5 आता तो 5 + 5 और +4 इधर से 14 आता, तो इधर से नंबरिंग गलत थी और ये नंबरिंग मैंने कर ली। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, आपके पास सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है, 2 ब्रांच है, और थर्ड कार्बन पे आपके पास 2 कार्बन की ब्रांच है। ये पूरी एक ब्रांच है ना, और ये 2 सेपरेट ब्रांच है। तो हम लोग नंबर कैसे करेंगे इसका? अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि जो नेमिंग करते हैं वो हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करते हैं, मतलब ब्रांच के नेम का अल्फाबेट। तो यहां पे 2 कार्बन की है तो इथ, और यहां पे 1 कार्बन की है तो मिथ। तो सबसे पहले किसका लेंगे? इथ वाले का लेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 3 इथ, चूंकि ये ब्रांच में है तो उसमें हमने लगा दिया YL, तो ये हो गया 3 इथाइल। और ध्यान दीजिएगा अब 2, क्योंकि इस पर्टिकुलर लोकेंट पे 2 ब्रांचेस हैं और दोनों सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, तो हमने 2 और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? डाई, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है वो, और फिर लिखेंगे मिथ, और चूंकि वो ब्रांच में है तो उसके साथ लगा देंगे YL, तो मिथाइल। और कितने कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है? 6 कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे हेक्स, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहां लगा देंगे ANE, तो ये बन जाएगा हेक्सेन। तो इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का ये IUPAC नेम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल जो IUPAC बोलता है। उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। अब ये तो हो गया एक कंडीशन जो मैंने आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स बताए। तो रूल्स में अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसमें। अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है हाइड्रोकार्बन में, वो था एलिफेटिक स्ट्रक्चर। एलिफेटिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन का मतलब होता है जिसमें आपको 2 टर्मिनेशन दिखाई दे रहे हैं। आप हमेशा देखते हैं, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा कितने एंड है, कितने टर्मिनेशन है, आप बोलेंगे 2, एक ये है और एक ये है। अब हम लोग जा रहे हैं उन हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर करने जो कि प्रेजेंट है साइक्लिक फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट है साइक्लिक फॉर्म में। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग सबसे छोटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बनाया 3 कार्बन का, मतलब साइक्लोप्रोपेन। इससे छोटी साइकिल बनेगी नहीं, 2 कार्बन से बनेगी नहीं, मिनिमम 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और ज्यादा हो सकती है। ठीक, तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन में ही साइक्लिक का नॉमेनक्लेचर, साइक्लिक नॉमेनक्लेचर। तो हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर के नॉमेनक्लेचर की 3 कंडीशंस हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक नॉमेनक्लेचर की 3 कंडीशंस हैं। एक एक करके हम उस कंडीशंस को लेते हैं और उसको समझते हैं। मैं ये बोर्ड से मिटा रहा हूं साइक्लिक लिखा हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा यूज करने के लिए। पहली कंडीशन ये है कि जब
एलिफेटिक स्ट्रक्चर जो है, एलिफेटिक आप समझ रहे हैं, अभी कुछ देर पहले बताया जो ओपन चेन वाले होते हैं, ठीक। तो एलिफेटिक स्ट्रक्चर जब साइक्लिक से ज्यादा कार्बन के होंगे, ठीक, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एलिफेटिक स्ट्रक्चर, AFS लिख लिया मैंने शॉर्ट में, एलिफेटिक स्ट्रक्चर या एलिफेटिक कार्बन लिख लूं वो ज्यादा बेहतर होगा। तो एलिफेटिक कार्बन इज ग्रेटर देन साइक्लिक कार्बन, मैंने CC लिख दिया शॉर्ट में। मैं अपना सिर्फ समय बचा रहा हूं ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, मैं ओरली आपको ये चीज बताता चल रहा हूं कि अगर एलिफेटिक के कार्बन साइक्लिक कार्बन से ज्यादा है, उनके नंबर ज्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशन, ये पहली कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें जो पेरेंट चेन बनेगी वो हमेशा एलिफेटिक कार्बन की बनेगी। बात समझ में आ रही है? और नॉमेनक्लेचर बाकी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा होता आ रहा था। मतलब जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं आपके सामने तो शायद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने मान लीजिए स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और ये क्या बनाया मैंने 3 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया है। इस टाइप से जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन का मतलब ये होता है कि ना तो हम कार्बन दिखाते हैं ना तो हम हाइड्रोजन दिखाते हैं, जैसा कि मैंने यहां दिखाया। मतलब यहां पे एक कार्बन होगा, यहां पे एक कार्बन होगा और यहां पे एक कार्बन होगा, 3 कार्बन की ये साइकिल है। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो जब भी हमारे केमिस्ट्री में, चाहे आप नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप ACF की तैयारी कर रहे हो, ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको अधिकतर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है। तो कार्बन भी हटा देते हैं और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। फिलहाल मैं बॉन्ड लाइन में लास्ट में पहुंचूंगा, पहले तो मैं यहाँ पे इस छोटे स्ट्रक्चर को मैंने बॉन्ड लाइन से दिखा दिया। तो आप अगर देखें इसमें तो एलिफेटिक स्ट्रक्चर कितने कार्बन का आपको दिख रहा है? 1 2 3 4 5 कार्बन का आपको एलिफेटिक दिख रहा है और 3 कार्बन का साइक्लिक दिख रहा है। मतलब हमने पहला केस जो लिया कि नंबर ऑफ एलिफेटिक कार्बन व्हेन ग्रेटर देन द साइक्लिक कार्बन। तो ऐसी कंडीशन जब आएगी आपके सामने, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल में ये चीज पुट की हुई है, तो आप पेरेंट चेन किसको बनाएंगे? पेरेंट चेन बनाएंगे एलिफेटिक कार्बन को, या यूं बोलेंगे जिसके कार्बन ज्यादा है, जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे थे। और बाकी सारे रूल वैसे ही ओबे होंगे जो हमने अभी कुछ देर पहले देखे। मतलब अब आप इसको नंबरिंग करनी होगी टर्मिनेशन से, तो हम कहां से नंबरिंग करेंगे? इधर से, क्योंकि ये आपका अब लोकेंट बन चुका है, क्योंकि यहां से अब ये ब्रांच लग गई है। तो ये मेरा पहला कार्बन, ये मेरा दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये, इसमें 5 कार्बन की पेरेंट चेन बन गई। और ये जो सेकेंड कार्बन है मेरा, ये सेकेंड कार्बन क्या बन गया मेरे लिए? लोकेंट बना, जहां से ये ब्रांच लगी हुई है। तो जब भी मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो मैं पुराना रूल ही ओबे करूंगा। मतलब सबसे पहले मैं किसका नाम लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा ब्रांच का नाम विथ लोकेंट लिखूंगा। तो यहां लिखूंगा मैं 2। अब इस ब्रांच को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उसके साथ हमेशा हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। तो मैं यहां लिखूंगा साइक्लो। अब ये कितने कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के लिए मैं क्या लिखता? वर्ड, रूट वर्ड क्या आता? प्रो। तो मैं लिख दिया साइक्लोप्रो। अब चूंकि ये ब्रांच में है तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि ब्रांच में जब भी स्ट्रक्चर होता है जितने भी कार्बन का, उसके साथ हम लोग सफिक्स क्या लगा देते हैं? YL। तो ये हो गया, इतने दूर का नॉमेनक्लेचर कर दिया मैंने, 2 साइक्लोप्रोपाइल। अब किसका नाम लिखूंगा लास्ट में? पेरेंट चेन का। कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। तो मैंने लिख दिया पेंट, ये इसके लिए रूट वर्ड आया। अब इसके साथ मुझे सफिक्स क्या लगाना है? कुछ देर पहले ही बताया आपको, सफिक्स उसमें क्या लगाना है? ANE। तो पेरेंट चेन के जो कार्बन हैं उनके रूट वर्ड के साथ आपको ANE लगाना है, और जो ब्रांच में जो नंबर ऑफ कार्बन है उनके नेम के साथ आपको YL सफिक्स लगाना है। तो इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। तो ये कंडीशन पहली ये आ गई कि अगर एलिफेटिक के कार्बन ग्रेटर देन साइक्लिक कार्बन, देन द पेरेंट चेन ट्रीटेड बाय एलिफेटिक कार्बन और साइक्लिक ट्रीट होगा एज अ ब्रांच। मेरे ख्याल से ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी विथ एग्जांपल। अब मैं इसकी दूसरी कंडीशन आपके सामने ले रहा हूं, मतलब इसका वाइस वर्सा वाली कंडीशन। अगर मैं यहां से हटा के इसको, इसका साइन में बदल दूं, मतलब मैंने इसको अब ऐसे कर दिया, ऐसे करते ही आप समझ गए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एलिफेटिक के अगर कार्बन साइक्लिक कार्बन से कम हो गए,
तब यहां पे पेरेंट चेन कौन बनेगा? ऑब्वियसली अब पेरेंट चेन बन जाएगा आपका साइक्लिक कार्बन। अब वो कैसे होगा वो मैं किसी एग्जांपल से आपके सामने रखता हूं। सपोज कीजिए ये मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ले लिया, इसमें साइक्लिक देखिए यहां एक कार्बन होगा, यहां एक कार्बन होगा, यहां एक कार्बन होगा और यहां एक कार्बन होगा। मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता था, अगर आप ऐसा देखना चाहें तो आप ऐसा भी देख सकते हैं। यही स्ट्रक्चर है जो ऐसे लिखा हुआ है, जिसको मैंने ऐसे दिखाया, ये एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इसमें 3 कार्बन साइकिल में है और 1 कार्बन एलिफेटिक वाला है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए आपके सामने कि एलिफेटिक के कार्बन साइक्लिक से कम हो जाएं, तो पेरेंट चेन बनेगा साइक्लिक। ध्यान दीजिएगा, वहां पे पेरेंट चेन एलिफेटिक बन रहा था क्योंकि एलिफेटिक के ज्यादा थे, पर एलिफेटिक के साथ एक कंडीशन थी कि आप नंबरिंग तो टर्मिनेशन से करते, पर साइक्लिक में तो कहीं टर्मिनेशन है ही नहीं, क्योंकि साइक्लिक तो एक क्लोज चेन हो गया, उसमें कहीं टर्मिनेशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पे नंबरिंग कहां से करेंगे? तो ध्यान दीजिए, आप यहां पे नंबरिंग उस साइक्लिक कार्बन से करेंगे जहां से ब्रांच अटैच है। ध्यान दीजिएगा, साइकिल में तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से, पर यहां पे चूंकि ब्रांच लगी है तो आपको इसी कार्बन को देना पड़ेगा नंबर 1। फिर इसको आप क्लॉकवाइज चलाइएगा 1 2 3, आप यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते। पर अगर मैं ये कंपाउंड सिर्फ ऐसे लिखता और आपसे बोलता कि आप नंबरिंग करिए, कहां से करेंगे, तो आप कहीं से भी कर सकते थे। आप इधर से करते 1 2 3, इधर से करते 1 2 3, इधर से करते 1 2, किसी भी कार्बन से आप कर सकते थे। ये जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन से कार्बन से नंबरिंग करेंगे, पर उसके साथ अगर आपने कोई ब्रांच लगा रखी है तो आपके पास अब रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि आपको उसी कार्बन से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये मैंने नंबरिंग कर दिया। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे, साइक्लिक में, अगर कोई शाखा या ब्रांच अटैच है तो ये मैंने नंबरिंग कर दी। अब बात आती है इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रूल के अकॉर्डिंग था। सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे और उसके लोकेंट के साथ लिखेंगे। तो पहले कार्बन पे ब्रांच थी तो हमने 1 लिखा। कितने कार्बन की ब्रांच थी? 1 कार्बन की, तो उसके लिए मैंने लिखा मेथ। चूंकि वो ब्रांच में था तो उसके साथ मैंने लगाया YL, तो ये बन गया 1 मिथाइल। और पेरेंट चेन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां पे वर्ड इस्तेमाल करूंगा साइक्लो। साइक्लो जोड़ूंगा साइक्लिक के साथ में, 3 कार्बन का है तो मैं लिखूंगा साइक्लोप्रोप। और चूंकि ये पेरेंट चेन में जाता है तो उसके साथ मैंने आपको सफिक्स बताया था ANE लगाना है। तो साइक्लो प्लस प्रोप प्लस ANE सबको जोड़ देंगे तो बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो इस वाले स्ट्रक्चर का IUPAC नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो आपने देखा कंडीशन बदल गई, क्योंकि साइक्लिक के जब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो आपका साइक्लिक बन जाएगा पेरेंट चेन, और जब एलिफेटिक के ज्यादा होंगे तो एलिफेटिक बन जाएगा पेरेंट चेन। और IUPAC नॉमेनक्लेचर वैसे ही होगा। सबसे पहले ब्रांच का नेम लिखेंगे, विथ लोकेंट लिखेंगे, ब्रांच के नेम के साथ में YL लगाएंगे, पेरेंट चेन के नेम के साथ में ANE लगाएंगे। ये सारी चीजें आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। अब मैं चलता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और अब आते हैं हम लोग तीसरी कंडीशन पे, जो मैं यहीं पे चेंज करके दिखा देता हूं आपको। और सपोज कीजिए कि अगर अब ये दोनों बराबर हो जाएं, अगर एज्यूम कीजिए कि एलिफेटिक के कार्बन और साइक्लिक के कार्बन जब बराबर हो जाएं, ऐसी कंडीशन में आप किसको पेरेंट चेन चूज करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि एलिफेटिक के नंबर ऑफ कार्बन और साइक्लिक के नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो जाएं, तब पेरेंट चेन बनेगी एलिफेटिक स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, जब कभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब एलिफेटिक स्ट्रक्चर ही पेरेंट चेन बनेगा। ये पॉइंट अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो शायद आप समझ पाएंगे। ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अगर आप गौर से देखें तो इसमें मैंने एलिफेटिक में कितने कार्बन लिए हुए हैं? 3 कार्बन लिए हुए हैं। और साइक्लिक में भी मैंने 3 कार्बन ले लिए। अब तो अब ये कैंडिडेट को कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि अभी तक तो हम जो ज्यादा कार्बन वाला था उसको पेरेंट चेन बना रहे थे, पर जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि दोनों के नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो जाते हैं, तब कैंडिडेट को कैसे पता चलेगा कि पेरेंट चेन कौन बनेगा? तो पेरेंट चेन बनेगी एलिफेटिक कार्बन। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसकी वजह क्या है।
ये तो चलिए स्टेटमेंट हमने बता दिया। उसकी वजह यह है कि साइंटिस्ट ये बताते हैं कि पेरेंट चेन वो चेन होती है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर बराबर हो जाएंगे तो फिर रिएक्टिव कौन होगा, ओपन चेन या साइक्लिक? जवाब आपको पता है कि ओपन चेन ज्यादा रिएक्टिव होगी, क्योंकि उसमें टर्मिनेशन उसको ज्यादा मिलेंगे, रिएक्शन साइट्स ज्यादा मिलेगी, इसी कारण वो रिएक्शन तेजी के साथ करेगा। जबकि साइक्लिक स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली धीमा रिएक्शन करेगा, क्योंकि वो क्लोज चेन है, उसमें रिएक्शन साइट्स कम हैं। इसी कारण पेरेंट चेन हमेशा, हमने आपको पहले बताया कि लॉन्गेस्ट चेन बनती थी। लॉन्गेस्ट चेन होने का मतलब है जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ही ज्यादा उसमें रिएक्शन साइट्स होंगी, और जितनी छोटी होंगी उतना ही उसमें कम रिएक्शन साइट्स होगा। इसी कारण पेरेंट चेन यहाँ पे एलिफेटिक बनेगी, साइक्लिक नहीं बनेगी। तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखिएगा। तो अब हम नंबरिंग कर रहे हैं। नंबरिंग का तरीका आपको पता ही है, हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल को ओबे करते हैं। फिलहाल यहाँ तो दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, दोनों साइड से लोकेंट सेकंड पे ही आएगा, इसी कारण कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने नंबरिंग कर दी। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 साइक्लोप्रोपाइल। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब ब्रांच में चला गया तो हमने इसको साइक्लोप्रोप के साथ सफिक्स लगाया YL, और कार्बन कितने हैं एलिफेटिक में 3, तो वो बनेंगे हमारे प्रोप। और चूंकि ये पेरेंट चेन में जा रहे हैं तो उसके साथ हम लोग सफिक्स लगा देंगे ANE। तो इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। तो ये मैंने दोस्तों, ये जो मैंने नॉमेनक्लेचर आपको बताया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ में नॉमेनक्लेचर बताया। अब इसमें एक कंडीशन और है जिसको देख लें। वो एक स्पेशल कंडीशन है जो इन कैटेगरीज से थोड़ा सा हटके है, कि अगर मान लीजिए 2 साइक्लिक कंपाउंड आपस में अटैच हो जाते हैं तो क्या करेंगे फिर। और दोनों साइक्लिक कंपाउंड जो अटैच हो रहे हैं उनके, जैसे मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाता हूं, जैसे मान लेता हूं मैं कि एक मैंने ये बनाया और यहीं से मैंने एक और स्ट्रक्चर को जोड़ दिया। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। मैंने 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर को आपस में अटैच कर दिया। अगर कभी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स आपको मिल जाएं, इस कंडीशन में आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाए, तो आप वही रूल फॉलो करेंगे जो करते आ रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना हो जाएगा कि इसमें जो बड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो पेरेंट चेन बन जाएगा और जो छोटा साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ब्रांच में चला जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं, इसमें 4 कार्बन का ये साइक्लिक था, ये 3 कार्बन का साइक्लिक था। इसका मतलब है पेरेंट चेन ये 4 कार्बन वाला बनेगा और ब्रांच ये 3 कार्बन वाला बन जाएगा। तो अब मैं नंबरिंग इसमें नहीं करूंगा, नंबरिंग मैं इसमें करूंगा 4 कार्बन वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर में। और नंबरिंग स्टार्ट कहां से करूंगा, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जहां से ब्रांच अटैच हो रही है वहां से मैं नंबरिंग करूंगा। मतलब इसको मानूंगा नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, रूल ये बोलता है क्लॉकवाइज चलने के लिए। तो ये मैंने नंबरिंग कर ली। अब इसका IUPAC नाम लिखने की बात आएगी तो पहले ही कार्बन पे ब्रांच लगी हुई है तो लोकेंट हो गया हमारा 1, और ब्रांच 3 कार्बन की है वो भी साइक्लिक है तो मैं लगाऊंगा साइक्लो। 3 कार्बन की है तो उसके लिए लिखूंगा मैं प्रोप। चूंकि ब्रांच में है तो उसके साथ लगाऊंगा मैं YL, तो ये बन जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल। और पेरेंट चेन का नाम लिखूंगा, पेरेंट चेन भी साइक्लिक है तो मैं फिर लिखूंगा साइक्लो। और पेरेंट चेन 4 कार्बन की है तो उसको लिखूंगा मैं ब्यूट और उसके साथ सफिक्स लगा दूंगा ANE। तो अब इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये भी चीज आपको समझ में आई होगी कि हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर में कैसे हम लोग एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन का और क्लोज स्ट्रक्चर या साइक्लिक के नॉमेनक्लेचर करते हैं। मैं 5 मिनट में जितनी चीजें पढ़ाई उसका एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं। कुछ चीज़ें जो आपने सुनी, वैसे आपको हो सकता है कि इस वीडियो को आपको रिवाइंड करके थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़े थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हम यहाँ पे कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं करा रहे हैं, लिखा नहीं रहे हैं, पर ओरली आप जब सुनेंगे उसको 1 या 2 बार तो वो सारे पॉइंट क्लियर होते चलेंगे। तो मैं ब्रीफ में वो सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, खास तौर से रूल जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए हमने आपको सबसे पहला
रूल ये बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला सबसे पहले चुननी है। मुख्य कार्बन श्रृंखला मतलब जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट चेन, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे। सबसे पहले आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला चूज करनी है और पेरेंट चेन चूज करने की हमने आपको 3 कंडीशंस बताई। सबसे पहले कि जो सबसे लंबी होगी, मतलब लॉन्गेस्ट। दूसरी कंडीशन है सतत होगी, इंग्लिश में बोले तो कॉन्टिन्यूअस। और तीसरी कंडीशन आपको बताई कि उसमें सबसे अधिक ब्रांच होनी चाहिए, अधिकतम शाखा। अधिकतम शाखा मतलब मैक्सिमम ब्रांचेस उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस पे पेरेंट चेन हमारी काम करती है। तो पेरेंट चेन चूज करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट यू फाइंड आउट द पेरेंट चेन, एंड पेरेंट चेन को फाइंड आउट करने के 3 कंडीशन है, लॉन्गेस्ट चेन, continuous chain, a chain having maximum number of branches। पहली कंडीशन होगी। दूसरा काम आपको करना है, दूसरा काम करना है उस पेरेंट चेन पे हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। दूसरी कंडीशन है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं सर, पीसी कर दिया मैंने नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन की नंबरिंग हम करते हैं किस तरीके से, ये आपको अभी कुछ देर पहले बताया, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली। लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली तो पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली। और तीसरी कंडीशन फिर आती है उसके नेम लिखने की, नेमिंग ऑफ स्ट्रक्चर। नेमिंग ऑफ स्ट्रक्चर मतलब उस संरचना का नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखते समय सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ब्रांच के नेम, और ब्रांच का नेम हम लोग लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में विथ लोकेंट। ध्यान दीजिएगा, अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं और वो डिफरेंट हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और अगर एक से ज्यादा ब्रांच है और सिमिलर है तो उसको लोकेंट को एक साथ लिखेंगे कॉमा करके, और उसके बाद डाई ट्राई टेट्रा करके उस ब्रांच का हम लोग नेम लिखेंगे। फिर हम अलग अलग हर को नहीं लिखेंगे। फिर ब्रांच का नेम लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे पेरेंट चेन का नेम, मतलब कितने कार्बन की पेरेंट चेन थी, और उस नेम के लास्ट में हम लोग ANE सफिक्स लगाएंगे, और ब्रांच के नेम के साथ हम लोग YL सफिक्स लगाएंगे। तो ये 3 रूल हैं जिसको कि आपको दिमाग में बैठाना है, और इनकी बेस पे हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। और जो बीच में जो कुछ कंडीशंस थी वो मैंने आपको पहले बता दी कि कैसे, जहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल ओबे नहीं होगा तब क्या करेंगे, अगर एक से ज़्यादा इक्वल नंबर ऑफ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट है तो हम वहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम ब्रांचेस किसके पास है, तो वो बन जाएगी पेरेंट चेन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज जो मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन का बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं IUPAC फंक्शनल ग्रुप के साथ, क्रियात्मक समूह के साथ नॉमेनक्लेचर को कंटिन्यू करूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।